Good morning, everybody. I would warmly welcome you all. Today's topic is cost of equity capital, equity share capital, we say. So, we were discussing the main chapter, the 10th chapter of financial management subject, and we were discussing cost of capital. So, whenever we are talking about cost of capital, so it's a weighted average of different cost. So in this regard, we have already discussed cost of debt, debenture, and secondly we have discussed cost of preference share capital. So today, in continuation of this particular chapter, we will be discussing cost of equity share capital. How to calculate cost of equity share capital? There are many methods. We will be discussing around 4 methods, and the remaining 2 methods will be discussed in the next class. So let's discuss the topic. So cost of equity share capital की जब हम बात करते हैं तो पूरी एफएम के अंदर ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर यू नो इट वेरी वेल कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है उसमें शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाते हैं, और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको पता है कि इन्होंने जो आपको मनी दी है, आपकी कंपनी की जो इक्विटी शेयर इशू इन्होंने लिए हैं, इसके ऊपर इनको डिविडेंड मिलेगा। बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डिविडेंड कितना मिलेगा और कब मिलेगा, क्योंकि बहुत क्लियरली ये लिखा होता है, हमने बुक्स के अंदर पढ़ा है, +1 से हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड मिलेगा। अगर प्रॉफिट है और अगर प्रॉफिट है तब भी कोई गारंटी नहीं है कि डिविडेंड आपको मिलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिस्क्रिप्शन पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसीजन लेता है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी के पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई हुई है और कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने इस प्रॉफिट को उस इन्वेस्टमेंट में लगा देगी और डिविडेंड नहीं देगी। तो इसका मतलब कि डिविडेंड देना कोई जरूरी नहीं है। आपको पता है कि अगर आपने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की हुई है, फिर तो आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो ये कोर्ट में चले जाएंगे, वहां जाकर के लिक्विडेशन हो सकता है डिबेंचर के केस में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अगर डिविडेंड नहीं दोगे तो वो 2 साल के बाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में। बट इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो मैक्सिमम क्या होता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कम हो जाती है, उससे कंपनी को नुकसान होता है। तो इस सारी डिस्कशन से ये पता लगता है कि डिविडेंड देना कोई जरूरी नहीं है, प्रॉफिट है तब भी डिविडेंड मत दो। तो यहां से फिर यूं लगने लगता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल की कोई कॉस्ट नहीं, नो कॉस्ट। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, उसने शेयर होल्डर जब आपने आपके इक्विटी शेयर्स को खरीदा है, तो इस शेयर होल्डर ने अपनी इन्वेस्टमेंट को आपके शेयर्स के अंदर लगा दिया कंपनी में, तो इसको कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहिए। तो वो रिटर्न क्या होगी, इसकी जो रिटर्न है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानी जाएगी। इसी तरह हम करते आए हैं ना। तो शेयर होल्डर कहाँ पैसा लगा सकता है? शेयर होल्डर बैंक में पैसा जमा करवा सकता है, किसी को लोन दे सकता है, किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन अदर कंपनीज। तो ये 2-3 ऑप्शन है उसके पास। इन ऑप्शंस को छोड़ के उसने आपके शेयर्स को परचेज किए हैं। तो अब यहां से जो इसको इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी वो तो इसने फोरगो कर दी।
वो तो इसने खो दी ना। अब आपके बिजनेस के अंदर अगर कोई शेयर खरीद रहा है तो इनसे तो ऊपर मान रहा है ना वो, कि बैंक से लोन से कहीं और शेयर खरीदने के बजाय आपके शेयर अगर वो ले रहा है, तो इसका मतलब उसने आपके शेयर होल्डर, आपके शेयर की वैल्यू को ज्यादा रखा है। उसको पता है कि वो रिटर्न जो उसको यहाँ से होने वाली है कहीं और से, उससे तो ज्यादा ही मिलेगी। तो शेयर होल्डर एक जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है कहीं और, आपके शेयर में इन्वेस्ट ना करके कहीं और वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो वहां से जो उसको रिटर्न मिलने वाली है एटलीस्ट उसके इक्वल तो हमें देना चाहिए उसको। तो डिविडेंड के तौर पे हम जो डिविडेंड दे रहे हैं वो क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है, तो उससे उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएंगी। अब जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, वो जो कहीं और से उसको मिलने वाला था वही आपकी एक्सपेक्टेशन है। या फिर यूं कह लो कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली तो बता नहीं रहा, क्लियरली नहीं बता रहा, वो तो ये कह रहा है कि आप मुझे डिविडेंड दे दो। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, द डिविडेंड विच इज एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। आप जितना डिविडेंड देते हो शेयर होल्डर्स को वो आपकी कॉस्ट बन जाएगा इन कंपैरिजन टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपए है, आपने 10 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो गई, 10%। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अगर दूसरी बात हम ये देखें तो डिवेंचर में, प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर में सबसे जो रिस्की कैपिटल होती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड जो होता है वो सबसे लास्ट में मिलता है। सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिए जाते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद में जो बच गया उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। तो इस हिसाब से तो इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे ज्यादा रिस्की है और सबसे ज्यादा रिटर्न भी इन्हीं को मिलनी चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी का ऑब्लिगेशन बनता है कि वो डिविडेंड दे ताकि मार्केट में उसकी शेयर प्राइस की वैल्यू ठीक बनी रहे। और दूसरी बात ये कि अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को डेफिनेशन के तौर पे देखें तो वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न expected by shareholders so that the market price of the share is remaining constant। कि आप कम से कम इतनी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तो दो उनको ताकि उनका जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो अनचेंज रहे, ज्यादा कम ना हो। ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या है, डिविडेंड की मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है कि इतना डिविडेंड तो दो ताकि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर उनका ज्यादा नीचे ना जाए। अब इसके मेथड्स की बात करते हैं। इसके 6 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड, जिसमें आप डिविडेंड को कंसीडर करते हो कितना डिविडेंड दिया है और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, ये इसका फार्मूला है। फिर उसके बाद आप डिविडेंड को भी देखते हो प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड, कि डिविडेंड में ग्रोथ कितनी हो रही है हर साल, उसको भी आप कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्निंग यील्ड, कि आपका अर्निंग पर शेयर क्या है और कंपैरेटिवली मार्केट प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करते हो। इसी में ही नया पॉइंट आता है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग। जैसे इस तरह आपने डिविडेंड में ग्रोथ देखी थी, उसी तरह आप अर्निंग में भी ग्रोथ देख रहे हो, ये मेथड हम लगाएंगे। तो इसमें ये जो फार्मूला है इसमें ग्रोथ ऐड हो जाएगी। इसी तरह ये डिविडेंड ग्रोथ वाला फार्मूला है, इसमें ग्रोथ ऐड हो जाएगी। फिफ्थ मेथड है रियलाइज्ड यील्ड मेथड। इसमें हम पास्ट की जो आपको जितनी भी डिविडेंड मिला है उसकी पास्ट की एवरेज को लेकर चलेंगे ताकि हमें एवरेजली पता लग जाए कि कितना डिविडेंड देना चाहिए। फिर आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ये थोड़ा एडवांस मॉडल है जिसको हम कैपम भी बोलते हैं। इसमें आप देखते हो कि मार्केट में फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, जिसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, प्लस आपका बीटा कितना है कि आपका रिस्क कितना है मार्केट के कंपैरिजनली, और फिर आप एक फार्मूला लगा करके इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं।
तो आज हम लोग ये 4 मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए आप, डिविडेंड यील्ड मेथड। इसको हम डिविडेंड प्राइस मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आप डिविडेंड को देख रहे हो कि प्राइस के कंपैरिजन में कितना डिविडेंड आप दे रहे हो, वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे इसको एजम्पशन लेके चलता है कि इन्वेस्टर जो है वो एक इतनी पेमेंट तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि जो कि इक्वल हो जो मार्केट के अंदर रेट चल रही है उसके बराबर। तो इन्वेस्टर कुछ ना कुछ तो बेचारे एक्सपेक्ट करते ही हैं। जब उन्होंने आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है तो उनको कुछ तो उम्मीद होती है, तो उनको ये उम्मीद रहती है कि मार्केट के अंदर जो रेट चल रही है इसके बराबर तो कम से कम मिल जाए। तो आपने क्या फार्मूला लगाना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। यहाँ पे D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। आप डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इस साल, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कि मार्केट प्राइस क्या चल रही है शेयर की, इंटू। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो मेथड है इसकी एजम्पशन क्या है, पहली एजम्पशन ये है कि शेयर होल्डर्स जो है वो डिविडेंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हम डिविडेंड डिवाइड बाय P0 कर रहे हैं, ताकि जितना आप डिविडेंड दे रहे हो वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी परसेंटेज फॉर्म में। रिस्क जो है वो फर्म का जो रिस्क है वो अनचेंज रहेगा, फाइनेंशियल रिस्क प्लस बिजनेस रिस्क। इसका मतलब आपकी सेल हो गई, आपकी EBIT हो गई, आपकी जो EPS है उनमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये सबके सब सेम रहेगी, कोई रिस्क चेंज नहीं होगा। लिमिटेशन क्या है, एक तो इस मेथड में ग्रोथ को इग्नोर किया गया है कि डिविडेंड के अंदर ग्रोथ भी होती है। मान लो कंपनी ने आज 5 रुपए डिविडेंड दिया है, तो नेक्स्ट ईयर ग्रोथ भी तो होगी ना, इसमें कंपनी की सेल इंक्रीज होती है तो ग्रोथ भी इंक्रीज होता है, उसको हमने नहीं लिया। दूसरा, हमने रिटेन्ड अर्निंग को इग्नोर किया है, तो हमने सिर्फ डिविडेंड की बात की है। जो थोड़ा बहुत जो आप अपने पास रख लेते हो वो भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट है, उसको हमने इग्नोर किया। तीसरा, इसमें शेयर होल्डर्स जो शेयर प्राइस के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है इंक्रीज होने की, उसको भी आपने इग्नोर किया। जिस तरह D डिवाइड बाय P0 है, तो डिविडेंड को भी आपने इग्नोर किया है, ग्रोथ को, और शेयर प्राइस जो इंक्रीज होने वाला है फ्यूचर में उसको भी इग्नोर किया। इलस्ट्रेशन देखो, एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितना है, एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग कमाई है, उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया है, 20 रुपए, जिसमें से 60% आप क्या देते हो, डिविडेंड देते हो। 20 का 60% कितना हो जाएगा, 12 रुपीज। तो डिविडेंड आपने कितना दिया, 12 रुपीज। कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर। अब ये भी बता रहे हैं कि 12 रुपए डिविडेंड देते हो और 12 रुपए ही आगे देते रहोगे आप, इसका मतलब डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है। तो मेथड कौन सा लग जाएगा, डिविडेंड यील्ड मेथड। यहाँ से पता लग गया ना इस लाइन से हमें फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालो अगर मार्केट प्राइस कितना है, 150। ये तो बहुत ही सिंपल है, डिविडेंड का 12, मार्केट प्राइस है 150 इंटू 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8%। दूसरा आपका मेथड है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। ये जो आपका डिविडेंड यील्ड मेथड हमने पहले किया था, पहले हमने मेथड किया था डिविडेंड यील्ड, उसका फार्मूला क्या था, D1 इंटू P0 इंटू 100। अब इसमें हमने ग्रोथ को भी कंसीडर करना है, तो प्लस ग्रोथ कर देंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, प्लस G कर देंगे। G क्या है, ग्रोथ इन द डिविडेंड। तो ये मेथड ग्रोथ को भी लेके चलता है। क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एजम्पशन देखिए। ये एजम्पशन ये मान के चलता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो चेंज नहीं होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है शेयर का और जो अर्निंग चल रही है उसका रेशियो सेम रहेगा। मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर विल रिमेन सेम, मतलब EPS में और मार्केट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दूसरा, पे आउट रेशियो भी चेंज नहीं होगा। पे आउट रेशियो मतलब कि आप कितने % डिविडेंड देते हो अर्निंग में से।
तो डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस जो रेशियो होता है वो सेम रहेगा। अगर मान लो 50% आप डिविडेंड देते हो अर्निंग का, तो ये 50% रहेगा फ्यूचर में भी। और तीसरी बात यह है कि मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज भी होता है तो वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा जिस रेट से डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो 20% डिविडेंड आप इंक्रीज कर रहे हो तो मार्केट प्राइस भी 20% ही इंक्रीज होगा। इलस्ट्रेशन देखो, एक्स लिमिटेड जो है वो 12 रुपए पर शेयर डिविडेंड देती है इनिशियली। इसको ध्यान से देखना, इनिशियली वर्ड लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग से 12 रुपए दिया है उसने। इनिशियली का क्या मतलब है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है, समझो इसको कि 12 रुपए स्टार्टिंग में आपको दिया है एंड द ग्रोथ इन द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%। अब जब ये 12 रुपए स्टार्टिंग में दिया है तो इस साल डिविडेंड कितना होगा, D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा, 12 रुपए तो देते ही हो प्लस 5% ग्रोथ भी है, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो जाएगा इस साल का 12 रुपए 60 पैसे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है आपने। अगर 150 रुपए इसका इक्विटी प्राइस हो, डिवाइड कर देंगे 150 से इंटू 100 प्लस ग्रोथ कितनी है 5%, तो ये आपका आ जाएगा 13.4%। इसको दोबारा देख लो इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। एक्स लिमिटेड जो है 12 रुपए डिविडेंड दे रही है इनिशियली। इनिशियली का मतलब पहले 12 रुपए देती आ रही है, स्टार्टिंग में 12 रुपए उन्होंने डिसाइड किया था और 5% ग्रोथ भी है। तो हम जब भी D1 निकालते हैं तो D1 का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना आने वाला है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो हमारा होगा 12 रुपए तो मिल ही रहा है, प्लस 5% ग्रोथ करने के बाद ये 12 रुपए 60 पैसे हो जाएगा, डिवाइड बाय 150 इंटू 100 प्लस जी कितना है 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 13.4%। नेक्स्ट देखो अर्निंग यील्ड मेथड। इसमें पहले जो मेथड हमने किया है उसमें हमने डिविडेंड यील्ड मेथड किया था कि मार्केट प्राइस के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिविडेंड कितना दे रहे हो। इस मेथड में हम अर्निंग को लेकर चल रहे हैं, तो D1 की जगह EPS हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर एंड द करंट मार्केट प्राइस। फार्मूला क्या है, EPS डिवाइड बाय P0 इंटू 100, कि मार्केट में जो आपका प्राइस चल रहा है शेयर का और आपकी जो अर्निंग है। देखिए इसमें क्या कहा है, देखिए अर्निंग जो होती है वो सारी की सारी किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। जितना भी प्रॉफिट बचा है लास्ट में वो सारे का सारा किसका है, शेयर होल्डर का है। ये बात अलग है कि आप कुछ पार्ट तो डिविडेंड दे देते हो और कुछ पार्ट रिटेन अर्निंग रख लेते हो, तो ये रिटेन अर्निंग भी तो शेयर होल्डर की होगी ना आगे के लिए। अब देखो अर्निंग सारी की सारी आप शेयर होल्डर को दे सकते हो। मान लो आपने 10 रुपए पर शेयर अर्निंग की है, तो ये सारे का सारा शेयर होल्डर का ही है। बट कई बार आप क्या करते हो, 3 रुपए डिविडेंड दे देते हो, 7 रुपए अपने पास रख लेते हो, तो ये 7 रुपए भी तो शेयर होल्डर्स के ही हैं, कभी ना कभी आगे उसको मिलेंगे। तो हम इसमें अर्निंग को लेकर चलते हैं। अजम्पशन क्या है, इस मेथड के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि अर्निंग जो है वो कांस्टेंट रहेगी। दूसरा, मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ EPS पे डिपेंड करता है कि अर्निंग कितनी कमा रहा है। ये मान के चलता है कि मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी अर्निंग कितनी कमा रही है। डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, डिविडेंड तो ठीक है आप दे रहे हो, बट अर्निंग कितनी है वो भी तो देखा जाता है ना। मान लो 100 रुपए आपने अर्निंग कमाई और आपने डिविडेंड दिया 5 रुपए और 95 रुपए अपने पास रख लिए 95 रुपीज, फिर भी लोग ये देखते हैं कि आपने कमाए कितने, क्योंकि ये 95 की तो कंपनी को शेयर होल्डर्स को देने ना अल्टीमेटली, तो है तो ये कंपनी का ही। तो अर्निंग पर शेयर के बेस पे डिपेंड करता है मार्केट प्राइस। तीसरा, कंपनी जो है वो नए प्रोजेक्ट के ऊपर उसी रेट पे कमा सकती है जो कि उसने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कमाया है। ये भी ये मान के चलता है कि आप जो अपना जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, मान लो उसके ऊपर आपकी EPS आ रही है 10 रुपए पर शेयर, तो यही EPS आपकी नए प्रोजेक्ट के ऊपर भी आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जब पुराने वाले से इतना कमा रहे हो तो नए वाले से भी उतना कमा सकते हैं। इलस्ट्रेशन देखो,
एक कंपनी कोई एक्सपेंडिचर करना चाहती है 80 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का खर्चा करना चाहती है, किसके लिए? अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए। अब कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास? 20 लाख। कंपनी के पास शेयर है 20 लाख, और नेट अर्निंग कितनी है? 160 लाख। तो 160 लाख को हम बोल सकते हैं 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख रुपए अर्निंग हो गई। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 40। तो इक्विटी कैपिटल निकाला। अब आपको पता है कि डिविडेंड यील्ड मेथड जब आप लगाते हो, अब आपको अर्निंग दी हुई है ना, इस क्वेश्चन में अर्निंग दी हुई है, तो हम अर्निंग यील्ड मेथड कर रहे हैं। हमारा जो मेथड है वो अर्निंग यील्ड मेथड है। अर्निंग दी हुई है, यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू 100। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दिया हुआ है 40, अर्निंग पर शेयर निकालनी है हमने। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी? ये टोटल अर्निंग है 1 करोड़ 60 लाख रुपए, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, 20 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो 8 रुपये पर शेयर क्या आ गई? अर्निंग। तो 20% क्या आ गई आपकी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अकॉर्डिंग टू अर्निंग यील्ड मेथड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने याद रखना है बस कि क्वेश्चन के अंदर ही ढूंढना है आपने। नेक्स्ट जो आपका फार्मूला है वो है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ। तो लास्ट वाले फार्मूले में हमने ग्रोथ को नहीं देखा था, तो इस फार्मूले में हमने ग्रोथ को भी ऐड कर देना है। तो वही सेम फार्मूला रहेगा, इसमें सिर्फ आपने ग्रोथ को ऐड कर देना है। तो वो जो आपका लास्ट फार्मूला था अर्निंग यील्ड मेथड का, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट पर शेयर इनटू 100 प्लस जी और कर देंगे। जी क्या है? ग्रोथ इन द ईपीएस। ओके, अब देखो इलस्ट्रेशन देखो। मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है 60, तो 60 रुपये आपका P0 हो गया 60। एक्सपेक्टेड ईपीएस आफ्टर 1 ईयर इज 9 पर शेयर। अब देखो इसने खुद ही बोल दिया कि एक्सपेक्टेड ईपीएस आफ्टर 1 ईयर कितने होने वाला है? 9 पर शेयर होने वाला है। तो ईपीएस आपका कितना हो गया? 9। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने ये नहीं कहा कि जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि इनिशियली आप 9 रुपये दे रहे हो, और ईपीएस कितना कह रहे हैं? 4% की ग्रोथ कह रहे हैं। तो फार्मूला आपको पता है, ईपीएस डिवाइड बाय P0 इंटू 100 प्लस जी। अब ये जो ईपीएस कितना होगा? ईपीएस इसने खुद ही बोल दिया कि एक्सपेक्टेड ईपीएस आफ्टर 1 ईयर, कि आफ्टर 1 ईयर वो 9 रुपये होने वाला है, और मार्केट प्राइस कितना है? 60 इंटू 100 प्लस 4%। तो ये कितना आ जाएगा? आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 19%। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि उसने आपको क्लियरली बोल दिया। अब अगर देखो यहाँ पे यूं लिखा होता कि द ईपीएस विच कंपनी इज पेइंग इनिशियली इस 9 रुपये पर शेयर, कि 9 रुपये ईपीएस कंपनी स्टार्टिंग में दे रही है और 4% ग्रोथ है, तो एक्सपेक्टेड ईपीएस कितना होता है? 9 रुपये प्लस 4%। तो 9 का 4% 0.36, 9.36 हो जाता है ईपीएस हमारा। बट इस क्वेश्चन के अंदर ये खुद ही बोल रहा है कि आफ्टर 1 ईयर आपको 9 ही मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर ग्रोथ ऑलरेडी है, तो आपको ईपीएस में ग्रोथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वही फार्मूला हम लगा देंगे। ये आपका 9 है, ये आपका 60 है, और जी कितना है? 4%। ये आपका 90%। तो छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाकी के जो 2 मेथड रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑल दी बेस्ट।